कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक है। हम लोग आज नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। अब भारतीय भूगोल वो चलता रहेगा धीरे धीरे। हम लोग आज भारतीय संविधान पढ़ते हैं। भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, कुछ भी कहें, बात वही है, लेकिन सही कहें तो भारतीय संविधान कहना ठीक होगा। तो हम लोग आज भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार भारतीय भूगोल सभी लगभग सभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एसएससी से लेके यूपीएससी तक। तो जिस प्रकार भूगोल आता है उसी प्रकार ये भी संविधान भी, भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था भी आता है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। आइए हम लोग देखें। हाँ, भारतीय संविधान हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी नहीं पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब थोड़ा बहुत भारतीय संविधान पढ़ लेंगे, जब लोग हमारी समझ बढ़ जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आएंगे। अभी हम लोग संविधान के निर्माण से पढ़ेंगे और संविधान के निर्माण से फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। आइए हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान बनने से पहले उसकी मांग हुई, फिर इसके बाद मांग होने के बाद कुछ मिशन आए, कैबिनेट मिशन जैसे आया, क्रिप्स मिशन भी आया। तो इसके बाद हमारे संविधान सभा की बैठक हुई। तो ये कैबिनेट मिशन क्या है कि हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही संबंधित है। लेकिन हम लोग जब तक कैबिनेट मिशन नहीं पढ़ लेंगे कि क्या था, तब तक हम लोग संविधान के गठन के बारे में पढ़ ही नहीं सकते कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो हम लोग इसके पहले हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग है। कई हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, चार्टर्ड एक्ट जितने भी आए, भारत शासन अधिनियम, ये सभी, स्वतंत्रता अधिनियम जो आया 1947 में, ये सभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन भी उसी का भाग है, लेकिन इसको बिना पढ़े हम लोग पढ़ नहीं सकते। भारतीय संविधान के जो सभा की जो बैठक हुई और कैसे निर्माण हुआ, जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पढ़ सकते। तो इस कारणवश कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। जैसे अगर हम कहें कि अचानक कोई चीज़ नहीं बनना शुरू हो जाती, हर चीज़ की कुछ पृष्ठभूमि अवश्य होती है। जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग मान लेते हैं कि अखबार अभी नहीं प्रचलन में नहीं है, हमारे अखबार हम नाम से भी परिचित नहीं है, अखबार हम नहीं जानते हैं अखबार क्या होता है। हम लोग कल तक अखबार नहीं था। हम लोग आज सोए, कल सुबह उठें, इसके बाद क्या हुआ, क्या अचानक हमको अखबार मिलना शुरू हो जाएगा? कल तक यदि अखबार नहीं था तो हमको कल उठते ही अखबार तो मिलना नहीं शुरू हो जाएगा। उसकी कुछ पृष्ठभूमि रही होगी। पहले कागज का निर्माण हुआ, फिर इसके बाद छपाई प्रारंभ हुई, फिर इसके बाद ये सब होते हुए आया हमारा समाचार पत्र, फिर इसके बाद तभी क्या हुआ, अखबार आना शुरू हुआ, तब हमको मिलना शुरू हुआ। क्या अचानक हमको उठते ही दूसरे दिन मिलना शुरू हो गया? ऐसा तो नहीं था। इस कारणवश क्या संविधान सभा जब बैठक हुई तो क्या वो बैठक हुई तभी विचार किया गया, उससे पहले विचार नहीं किया गया? तो कुछ पृष्ठभूमि रही होगी ना, तब इसी आधार पर हम लोग क्या किए, संविधान सभा की निर्माण करना शुरू किए। तो इस आधार पर हम लोग जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो उससे संबंधित, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संबंधित जो संविधान सभा या संविधान सभा के गठन में जो महत्वपूर्ण होगा उसको मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन जो संविधान जब हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग संविधान सभा की मांग से शुरू करते हैं। ठीक, आइए आप लोग इसको सुन लीजिएगा, फिर कैबिनेट मिशन से आप लिखना शुरू करिएगा। संविधान सभा की मांग क्या हुआ, संविधान सभा की मांग कैसे हुई, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की 1934 में एम एन राव 1934 में एम एन राव ने सबसे पहले
क्या किया, संविधान सभा की मांग की। सबसे पहले जो आवाज़ उठाई, जो संविधान सभा के बारे में कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, वो सबसे पहले कौन व्यक्ति थे, एम.एन. राय थे। एम.एन. राय वामपंथ दल के नेता थे। 1934 में वामपंथ दल के जो नेता थे वो एम.एन. राय थे। इसके बाद जो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग हुई वो कांग्रेस द्वारा कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके बाद आधिकारिक रूप से जो मांग उठी वो कौन उठाया, जवाहरलाल नेहरू ने, कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। संविधान सभा का निर्माण होने के लिए उन्होंने ये कहा कि संविधान सभा का तो निर्माण होगा, लेकिन संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वह भारत में जो जनता है वयस्क मताधिकार द्वारा ही चुना जाएगा। उन्होंने ये बात 1935 में ये उठाई। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि संविधान सभा का तो निर्माण होगा, लेकिन संविधान सभा में जो सदस्य बैठेंगे वो वयस्क मताधिकार, भारत में जो वयस्क मताधिकार पहले 21 साल थे ना, तो वयस्क मताधिकार के क्या था 21 साल, अब तो 18 हो गया है, तो वयस्क मताधिकार द्वारा ही चुना जाएगा। ये बात किसके, ब्रिटिश शासन के सामने उठाया गया। इसके बाद 1935 में उठाया गया। 1937 में ऐसे एक चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव स्वायत्त तरीके से चुनाव हुआ, 1939 तक चला। इसके बाद वो किसी कारणवश, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो किसी कारणवश क्या हुआ, फिर से वो जो सरकार बनी थी वो टूट गई, जिसके कारणवश 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। लगभग 18 अगस्त को, जिसे 18 अगस्त को हुआ 1940 में, 18 अगस्त को, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया, उसमें ब्रिटिश सरकार ने यह मान लिया कि हाँ संविधान 1939 विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 1945 तक चला ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय जो वायसराय भारत के थे उनका नाम था लिनलिथगो। तो लिनलिथगो ने क्या कहा कि ठीक है, संविधान सभा का निर्माण होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे होगा तो संविधान सभा के निर्माण होगा, एक अंतरिम सरकार का गठन अवश्य किया जाएगा। ये बात 1940 में लिनलिथगो जो वायसराय थे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जो बैठक हुई, फिर इसके बाद बैठक 1946 में तो संविधान सभा की, उससे पहले हमारा कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन आया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए ही आया था, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ आया था। इस कारणवश ना तो क्रिप्स मिशन आया, लगभग 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। वहाँ ब्रिटिश संसद से पास किया गया क्रिप्स मिशन, और क्या हुआ, भारत आया स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। जब भारत आया स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन, तो ना तो कांग्रेस सरकार ने ना तो कांग्रेस जो थी, जो संगठन था, ना तो उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया, ना तो क्या था मुस्लिम लीग थी, जिसके जो प्रमुख नेता थे जिन्ना साहब थे, तो ना तो वो उन्होंने स्वीकार किया और ना ही कांग्रेस ने स्वीकार किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों ने इस पर विरोध किया था। जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि भारत को एक उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाएगा। अंतरिम सरकार का तो गठन होगा, लेकिन उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाएगा। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि सभी चीजों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा, भारतीयों का नियंत्रण नहीं होगा, जिसको मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया और कांग्रेस ने। साथ ही साथ मुस्लिम लीग की ये भी मांग थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो वो 2 स्वायत्त देशों में बंटना चाहिए, 2 स्वतंत्र देशों में बंटना चाहिए, ना कि केवल एक स्वतंत्र देश में बटे। ये मांग 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तब ये मांग मुस्लिम लीग ने उठाया। फिर इसके बाद 24 मार्च 1946 को हमारा कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में लगभग कुछ प्रस्ताव जो थे सब लोग को संतुष्ट किए, कांग्रेस को भी संतुष्ट किए, साथ ही साथ मुस्लिम लीग को संतुष्ट किए। इसी कैबिनेट मिशन को आधार बनाकर हमारी संविधान सभा बनी। ये संविधान सभा जो बनी वो कैबिनेट मिशन द्वारा ही बनी थी। उसको मूल आधार क्या है, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा को जो बनना शुरू हुआ वो उसका जो मूल आधार है वो क्या है, कैबिनेट मिशन है, जो हमारा संविधान सभा बनी। तो हम लोग क्या देखेंगे, संविधान सभा से पहले हम क्या देखेंगे कि कैबिनेट मिशन जो आया इसमें क्या प्रावधान थे, इसमें सदस्यों का चयन कैसे किया गया, साथ ही साथ कितने सदस्य इसमें
रखने के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते थे इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो संविधान सभा की जो मांग थी केवल इतना ही था। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो कैबिनेट मिशन आया कब आया, 24 कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को आया। आइए हम लोग इसके प्रावधानों को देख लेते हैं। क्या था कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन जो आया हमारा वो था 24 मार्च को 1946 को आया। 24 मार्च 1946 को हमारा कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के क्या प्रावधान थे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। कैबिनेट मिशन मुख्यतः संविधान सभा में संख्या निर्धारित करने तथा उनके सदस्यों का चयन किस प्रकार होगा इसके लिए ही आया था। जो दोनों रूप से क्या थे, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों संतुष्ट थे। तो आइए हम लोग इसके प्रावधान के बारे में देख लेते हैं कि इसमें वास्तव में इस मिशन में था क्या। ये किसकी अध्यक्षता में आया था? ये सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। इसमें एक स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे, साथ ही साथ AB अलेक्जेंडर ये भी थे, लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के वो कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे, जो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, आइए हम लोग क्या देखेंगे, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के बारे में देखते हैं। इसका जो पहला प्रावधान था, क्या कहा गया था कि संविधान सभा में जो अधिकतम संख्या होगी, संविधान सभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी? उसमें कहा गया 389। कितना होगा? 389 होंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? इसमें लिखना है, क्या लिखेंगे? कैबिनेट मिशन डालिए। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को आया और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे। और इसमें जो दूसरे सदस्य थे वो क्या थे? स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर भी थे। इतना लिखने के बाद इसके प्रावधान में लिखेंगे, आप नीचे लिखिए इसके प्रावधान। फिर क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संविधान सभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या 389 होगी। 389 होगी। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक ब्रिटिश प्रांत में और दूसरी देसी रियासत में। 389 जो सदस्यों की संख्या थी वो कितने भागों में बांट दिया गया? देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत में क्या हुआ? डिवाइड कर दिया गया। 389 जो सदस्यों की संख्या थी देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत में क्या हुआ? डिवाइड किया गया। जो देसी रियासतों की संख्या दिया गया उनको कितना दिया गया? 93 और इसको दिया गया 294। जो देसी रियासतों में जो संख्या होगी, देसी रियासत थी और ब्रिटिश प्रांत थे। भारत में क्या था? देसी रियासत थी और ब्रिटिश प्रांत थे। देसी रियासत क्या है? देसी रियासतें एक प्रकार का भाग था जहां पर शासन कौन करता था? राजा करता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर किया करता था। देसी रियासतें क्या है? देसी रियासतें में जो राजा हुआ करते थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे, लेकिन जो शासन करते थे वहां पास वो राजा ही करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत था यहाँ पास ब्रिटिश सरकार द्वारा एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था और वह गवर्नर यहाँ पास शासन करता था। ब्रिटिश प्रांत में कौन शासन करता था? गवर्नर शासन करता था। और यहाँ पास कौन शासन करता था? राजा शासन करते थे। ये दोनों भाग ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही थे, लेकिन यहाँ राजा और यहाँ कौन? उनके ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया क्या हुआ? गवर्नर शासन किया करता था। तो देसी रियासतों को कितनी सीट दी गई? यहाँ दिया गया 93 सीटें दी गई कि देसी रियासतों से जो सदस्य चुनकर आएंगे वो कितने होंगे? 93 होंगे। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत से जो व्यक्ति चुनकर आएंगे, जो सदस्य आएंगे वो कितने होंगे? 294।
294 सदस्य यहाँ से हुए और 3, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं, इसको भी बांट दिया गया कितने भागों में, सॉरी 296 और 93, सॉरी क्या था, ब्रिटिश प्रांत में 296 और देशी रियासतों में कितने थे, 93, ठीक है। जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश प्रांत मतलब एक होता था ब्रिटिश प्रांत ही हुआ करता था, और एक जैसे आज के समय की अगर बात करें तो राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, 2 चीज हैं भारत में, क्या केंद्र शासित प्रदेश और क्या है, राज्य है। उसी प्रकार जब जो ब्रिटिश सरकार में जो ब्रिटिश प्रांत था, इसको 2 भागों में था, एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था और एक क्या होता था, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, तब कहा जाता था चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था, चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था। तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक हो गया 292 सदस्यों, 292 और एक हो गया 4। 292 क्या होते थे, ब्रिटिश प्रांत हुआ करता है, और ये क्या होते थे, जो केंद्र शासित प्रदेश की तरह जो सरकार चला करती थी, जो ब्रिटिश सरकार केंद्र शासित राज्यों के रूप में देखती थी, उसे क्या कहते हैं, वो 4 राज्य थे। कौन कौन से थे, अजमेर था, कुर्ग था, दिल्ली था, बलूचिस्तान थे। यहाँ से एक एक सदस्य चुने जाएंगे। एक प्रकार से मान लीजिए ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जहाँ से डायरेक्ट चुन के आया करते थे। लेकिन 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत होते थे, जो गवर्नर द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे कि जो ब्रिटिश प्रांत था और देशी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें, ये दोनों को सीटों का जो आवंटन होगा, देशी रियासतें तो केवल एक तो थी नहीं, कई देशी रियासतें थी। ब्रिटिश प्रांत एक तो थे नहीं, कई ब्रिटिश प्रांत थे। तो इस कारणवश क्या हुआ, जो सीटों का आवंटन होगा, आवंटन मतलब जो बांटी जाएगी, जो सीट को बांटी जाएगी, जैसे मान लिए कि आज 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं 28 राज्यों से अलग अलग लोग चुन के, जैसे सांसद चुन के आते हैं केंद्र में, जैसे सांसद चुन के आते हैं, सांसद आते हैं ना, अलग राज्य से अलग अलग सांसद चुन के आते हैं। संख्या भी अलग अलग होती है, उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग। तो इस प्रकार संख्या अलग अलग है ना, उसी प्रकार तब भी कई ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे और साथ ही साथ देशी रियासतें होती थी। तो किस देशी रियासतों की कितनी सीट दी जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में सांसदों की सीट अलग है और बिहार की सीट अलग है सांसदों की, मध्य प्रदेश में अलग सीट है सांसदों की, उसी प्रकार तब भी कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत में जो सीटों का आवंटन होगा वो किस आधार पर होगा, और देशी रियासतों में तो समान रूप से ये कहा गया कि 10 लाख, समानता मोटे तौर पर यह कहा गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, कि जिस प्रांत में जितने लाख व्यक्ति होंगे, यदि 10 लाख, मान लिए किसी प्रांत में 20 लाख है तो वहां से 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यदि किसी के यहाँ 40 है तो वहां 4 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, मतलब 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। उसी के आधार पर क्या होगा, सीटों का आवंटन होगा। तो क्या लिखेंगे, देशी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांतों में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, किया गया। समानता मूल रूप से, समानता मोटे तौर से या मूल रूप से क्या हुआ, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रस्ताव इसमें था। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जो ब्रिटिश प्रांत था, नेक्स्ट पॉइंट पे आप नीचे लिखेंगे, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत में एक समुदाय के लोग तो थे नहीं, केवल हिंदू हैं तो हिंदू थे नहीं, केवल मुस्लिम है तो मुस्लिम तो थे नहीं, कई समुदाय के लोग रहते थे। तो इन समुदाय, तो ब्रिटिश प्रांत में कई समुदाय के लोग रहते थे, तो ये समुदाय के लोग में सीटों का आवंटन कैसे हो, ये भी परेशानी की बात है कि कैसे सीटों का आवंटन किया जाए।
तो यह व्यवस्था किया गया कि जो सदस्य होंगे उन्हीं के अनुसार, जो जितने भी समुदाय के जो भी सदस्य होंगे उन्हीं के अनुसार क्या होगा, संख्या के अनुसार सीटों का आवंटन होगा। तो ब्रिटिश प्रांत में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, जो ब्रिटिश प्रांत में सीटों का आवंटन 3 समुदायों के आधार पर किया गया। 3 समुदायों के आधार पर किया गया। पहला कौन सा था हमारा, मुस्लिम, फिर क्या था, सिख, और हमारा जो था अन्य थे। अन्य में समानता हमारा हिंदू समुदाय है। मुस्लिम था, सिख था, और अन्य में सामान्य रूप से यह कहा गया कि जो हिंदू समुदाय है उसकी बात की गई कि मुस्लिम, सिख, और अन्य में हमारा हिंदू समुदाय है। तो जो सीटों, ब्रिटिश प्रांत में जो सीटों का आवंटन होगा वो किन समुदाय में होगा, 3 समुदाय में होगा। कौन कौन से, मुस्लिम, सिख और अन्य में, मतलब हिंदू समुदाय में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो चौथा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में यह कहा गया, लिखिए, कि जो मुस्लिम थे, सिख थे, और जो अन्य में हिंदू समुदाय थे, ये तीनों समुदाय जो प्रांतीय असेंबली हुआ करती थी, प्रांतीय असेंबली जो पूरा देख रेख किया करती थी, जो उस प्रांत का जो पूरा देख रेख किया करती थी, जहाँ पास लोग बैठते थे, उसे प्रांतीय असेंबली कहते हैं मोटे तौर पर। तो प्रांतीय असेंबली में क्या हुआ करता था, जितने भी सदस्य होंगे, मुस्लिम के, सिख के या अन्य जितने भी सदस्य होंगे उन्हीं द्वारा क्या होगा, इनका चयन होगा। जो सीटों का आवंटन तो हो गया इस आधार पर, मुस्लिम, सिख और अन्य के आधार पर, मतलब हिंदुओं पर, ये क्या हुआ, सीटों का आवंटन हो गया। लेकिन जो हमारा चौथा पॉइंट में ये लिखना है कि जो मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय में जो सीटों का आवंटन होगा वह प्रांतीय असेंबली में उपस्थित इन तीनों समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाना था। क्या लिखेंगे, मुस्लिम, सिख और अन्य व्यक्तियों के जो प्रतिनिधियों का चयन प्रांतीय असेंबली में उपस्थित इन तीनों समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाना था। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था कि जैसे मुस्लिम को, जैसे हम मान लेते हैं कि मुस्लिम है, मुस्लिम एक समुदाय है, प्रांतीय असेंबली में मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय का है, मान लेते हैं 10-12 व्यक्ति बैठे हैं, हमको अब प्रतिनिधि चुनना है। मुस्लिम समुदाय को हमने बांट दिया, मान लिया हमने 10 सीटें दे दी, तो 10 सीटों में हमको क्या करना है, चुनना है। चुनेंगे कौन, मुस्लिम समुदाय के लोग जो प्रांतीय असेंबली में होंगे वही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति सिख है, सिख मान लेते हैं 20 सिख हैं, तो अगर उनको 20 सिख में 15 सीटें सिख की मिली हैं, तो ये जो प्रांतीय असेंबली में सिख बैठे हैं यही लोग क्या करेंगे, 15 व्यक्ति को चुनेंगे। 15 जो व्यक्ति को चुनेंगे यही सिख चुनेंगे। और जो हिंदू होंगे, मान लेते हैं हिंदू 50 थे, तो उसमें अगर 40 सीटें मिली हैं तो उन 40 सीटों का ये 50 लोग ही चयन करेंगे, इससे बाहर कोई नहीं कहेगा। मतलब प्रांतीय असेंबली में जिस समुदाय की जो व्यक्ति होगा वही उस समुदाय के प्रतिनिधि का क्या करेंगे, चयन करेगा। ठीक है, ठीक। जो अब छठा पॉइंट लिखिए। ठीक, देशी रियासतों में तो हमने पता कर लिया कि कौन चुनाव करेगा, ये समुदाय ही करेंगे। लेकिन सॉरी, जो ब्रिटिश प्रांत में थे, ब्रिटिश प्रांत में तो यही व्यक्ति क्या करेंगे, चयन करेंगे। लेकिन जो देशी रियासतों में, 5वां पॉइंट लिखें। 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे, पांचवें पॉइंट में ये लिखिए कि जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों में जो प्रतिनिधियों का चयन होगा वह जो राजा होंगे या जो उस राज्य के जो प्रमुख होंगे, देशी रियासतों के जो प्रमुख होंगे, या सरदार कहा जाता हो या राजा कहा जाता हो, कुछ भी कहा जाता हो, तो जो देशी प्रांतों में जो प्रतिनिधियों का चयन उस राज्य के प्रमुख, ये उस देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा ही किया जाता है। इसमें किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उस समुदाय वहाँ पर उस, जैसे मान लेते हैं कोई देशी रियासत है, वहाँ पर कोई व्यक्ति राजा बनकर बैठा है, तो वहाँ पर जितनी भी सीटें मिली हैं उस राजा द्वारा ही चुना जाएगा। लेकिन ब्रिटिश प्रांत में तो ऐसा था नहीं। ब्रिटिश प्रांत में क्या था, जितने समुदाय थे 3 समुदाय बांट दिया गया था, तो अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग प्रतिनिधि अपना चुनते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, जो राजा थे
वो क्या करते थे, वो जो प्रतिनिधियां सीट मिली उन सीटों पर राजा स्वयं क्या करता था, प्रतिनिधि चुन के भेज देता था, संविधान सभा में भेजा गया। ठीक है, ठीक। ये हमारा पांचवा। देशी रियासतों में जो चयन करेगा प्रतिनिधि कौन करेगा, हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, उस राज्य का या देशी रियासत का जो प्रमुख होगा वही करेगा। ठीक, ठीक है। इतना ये मुख्य प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के, जो मुख्य प्रावधान थे यही थे। जो छठा पॉइंट है, लिखिए, अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का गठन का मतलब ये होगा कि संविधान निर्माण होने के बाद एक सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। मानते हैं आप लोग देखिए, जब संविधान सभा की मांग, ठीक है, ये हमारा प्रावधान ये कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे थोड़ा सा सुनिए क्या था। जब संविधान सभा का निर्माण की मांग हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे। ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 में कहा था। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया तब ऐसा हुआ नहीं, कुछ सदस्यों द्वारा ही चुना गया। प्रतिनिधियों को कुछ सदस्यों द्वारा ही तो चुना गया, क्या समस्त देश की जो जनसंख्या थी क्या उनसे वोटिंग करवाई गई, ऐसा था नहीं। कुछ सदस्यों द्वारा क्या किया गया, प्रतिनिधियों का चयन कर लिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था वैसा इस कैबिनेट मिशन में हुआ नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये क्या था, एक सीमित मतदान के आधार पर चुनी गई प्रतिनिधि था, चुनी गई सदस्यों का प्रतिनिधि था। ठीक है, प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में क्या था, सीमित जनसंख्या द्वारा, सीमित लोग ही तो थे, सीमित जनसंख्या द्वारा चुनी गई प्रतिनिधित्व वाली एक संगठन था या सभा थी, जिसे संविधान सभा कहा गया। ठीक, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा और देखते हैं। इसके बाद देशी रियासतें ब्रिटिश प्रांत तो लगभग सारी मानी गई थी। ब्रिटिश प्रांत तो गवर्नर ही शासन कर रहा था, तो लगभग सभी लोग क्या हुए, संविधान सभा में बैठक में भाग लेने के लिए सभी लोग मान गए। मुस्लिम लीग भी मान गई, लेकिन सामान्यतः उन्होंने ये विरोध किया कि हमको स्वायत्त देश चाहिए। इसमें यह व्यवस्था नहीं की गई, कैबिनेट मिशन में यह व्यवस्था नहीं की गई कि स्वायत्त देश का निर्माण होगा। इसमें यह नहीं कहा गया कि दो स्वायत्त देशों का निर्माण होगा, एक देश होगा स्वायत्त होगा, लेकिन दो स्वायत्त देशों का निर्माण नहीं होगा, इसमें कहा गया था। तो मुस्लिम लीग भी इससे ज़्यादा सहमत नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक इससे सहमत हो गई थी। ठीक है, क्या था, ब्रिटिश प्रांत तो लगभग सारी क्या हो गई थी, उसमें शामिल हो चुकी थी। ब्रिटिश प्रांत जो थी वो लगभग सभी क्या हो गई थी, उसमें शामिल हो गई थी, हमारे संविधान सभा में शामिल हो गए। ब्रिटिश प्रांत को भी जो संख्या थी उसे बांटा गया, उनको कांग्रेस को अलग संख्या दी गई, मुस्लिम लीग को अलग संख्या दी गई, साथ ही साथ महिलाओं में को भी अलग सीट, जैसे उसमें क्या था 15 महिलाओं को भी दे दिया गया था। जो एससी की सीट थी वो 26 थी, एसटी की सीट थी। आप लोग ये इसको याद मत करिए, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। इसे हम लोग अभी लास्ट, इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा हमारा उसमें हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको ऐसे याद मत करिएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत तो लगभग सभी क्या हो गए थे, संविधान सभा में भाग ले चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, जो देशी रियासतें थी वो भाग नहीं ले रही थी। वो क्या, उनका कहना था हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं, हम किसी संविधान या किसी कानून के बंधक के रूप में नहीं रहना चाह रहे। इस प्रकार जो उनको 93 सीट दी गई थी, देशी रियासतों को कितनी सीट दी गई, 93 सीट दी गई थी ना, तो 93 जो सीट दी गई थी, ये 93 जो सीट थी ये संविधान सभा में भाग नहीं लिए। और साथ ही साथ ब्रिटिश प्रांत को, अब इसमें आप थोड़ा बहुत इसको लिख लीजिएगा, ऐसे कहीं पास लिख लीजिएगा, लेकिन उस प्रावधान में मत लिखिएगा। जो ब्रिटिश प्रांत को 296 दी गई थी ना, जो ब्रिटिश जो प्रांत थे 296 सीटें दी गई थी। इसमें क्या थी, जो 4 सीटें क्या थी, हमारे चीफ मिशनरी थी, और इसमें क्या था 292 जो थी वो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ही थी। ये क्या था, एक प्रकार से यूटी की तरह, यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश की तरह, ये 4 सीटें थी। ये 4 सीटें में कौन कौन से थे, याद है क्या हुआ, कुर्ग था,
दिल्ली था, अजमेर था और बलूचिस्तान था, और इनमें ब्रिटिश प्रांत है। ठीक, आइए 292 सीटों में भी इसको बांट दिया गया। इस 292 जो सीटें थी इसमें भी क्या हुआ, डिवाइड कर दिया गया। कुछ सीटें कांग्रेस को दे दी गई, कुछ सीटें मुस्लिम लीग को दे दी गई, और कुछ जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी उनको दे दी गई। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें 208 सीटें किसको दी गई, कांग्रेस को। 208 सीटें किसको दी गई, कांग्रेस को। इसमें 73 सीटें जो दी गई, 73 सीटें दी गई मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी गई, 73 सीटें दी गई। 208 सीटें इसको दी गई, और 15 सीटें जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको कितनी देगी, उनको 15 सीटें दी गई। 73 सीटें हम किसको दी गई, मुस्लिम लीग को, और 208 सीटें किसको दी गई, कांग्रेस को दी गई। ठीक है, ये था, हाँ इतना हो गया। ये था हमारा ये पूरा कैबिनेट मिशन, पूरा ये हो गया। आगे सुनिए क्या है इसमें। लगभग संविधान सभा में सभी बड़ी बड़ी महान हस्तियां शामिल हुई थी, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो। तो चाहे जो भी व्यक्ति हो, जितनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां थी वो सभी लोग क्या हुए थे, चाहे BN राव हो, ये सभी लोग किस में भाग लिए थे, संविधान सभा में भाग लिए थे। केवल एक व्यक्ति थे, महात्मा गांधी जी, ये क्या हुए थे, संविधान सभा में भाग नहीं लिए, संविधान सभा से अलग रहे। तो केवल एक व्यक्ति हैं जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया, वो कौन है, गांधी जी। और सभी बड़ी महान हस्तियां शामिल हुई थी। ठीक है, तो आज केवल इतना ही कैबिनेट मिशन हम लोग देखें, संविधान सभा की मांग देखें। कल हम लोग देखेंगे संविधान सभा की कार्यकारिणी, मतलब कैसे उसका बैठक हुई, कब से कैसे हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव कैसे आया। फिर इसके बाद हम लोग जितनी समितियां हैं, 8 बड़ी समितियां हैं, छोटी छोटी भी काफ़ी समितियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रारूप समिति क्या है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम लोग आज केवल कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा लगा, ठीक है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और कल हम लोग मिलते हैं इससे आगे। ठीक।